जाफर एक्सप्रेस सानही के बाद हुकूमती एक्शन और दावों के बावजूद बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के लिसानी बुनियादों पर कत्ल का सिलसिला थम नहीं सका है। गुज़िश्ता शाम बलूचिस्तान के ज़िला जोब में कौमी शाहरा N70 पर 2 बसों से 9 मुसाफिरों को उतार कर उनकी शनाख्त के बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया। कत्ल किए गए मुसाफिरों का ताल्लुक़ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था, जिनमें खानेवाल, लोधरा, डेरा गाजी खान, गुजरावाला, गुजरात, मुजफ्फरगढ़, लाहौर और अटक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इनमें शामिल थे। इन 9 अफराद में लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाले 2 सगे भाई भी शामिल थे, जो कि ख़ानदान के हमराह अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कोयटा से लोधरा जा रहे थे। लेकिन वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जाने वाले बेटे भी अब जनाजे की सूरत में घर पहुँचे हैं। ज़िला जोब के असिस्टेंट कमिश्नर नवीद आलम ने BBC उर्दू से बात करते हुए बताया है कि गुज़िश्ता शाम 5:30 बजे के करीब कोयटा से पंजाब जाने वाली 2 मुसाफिर बसों को ज़िला जोब के इलाके डब सरा डगई में नामालूम मुसल्लह अफराद ने रोका, जिसमें से 9 मुसाफिरों को बसों से उतारा और फिर उन अफराद को एक नाले में ले जाकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। अहम बात यह है कि अभी तक किसी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, ताहम हुकूमत ने इसकी जिम्मेदारी बलोच दहशतगर्द तंजीम पर आयद की है, जिन्हें फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दिया गया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर सियासी क़यादत की जानिब से इस अफसोसनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई है। जबकि कल ये वाक़या रोनुमा होने से पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत की जानिब से भारतीय मज़मूम मक़ासद के हवाले से खबरदार करते हुए भारतीय प्रॉक्सीज़ के ख़िलाफ़ इक़दामात को नागुज़ीर करार दिया गया था। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शरका का कहना था कि पाकिस्तान से वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत ने फितनतुल हिंदुस्तान में फितनतुल ख़वारिज की प्रॉक्सीज़ के गठजोड़ से अपना मज़मूम एजेंडा तेज़ कर दिया है। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन एक्शन लिया जाएगा। अहम बात यह है कि बलूचिस्तान में बसों से मुसाफिरों को उतार कर और कौमियत की बुनियाद पर कत्ल करने का ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी सिर्फ इसी शहरा यानी कि N70 पर 1 साल के दौरान 2 वाक़यात पेश आ चुके हैं, जबकि कल पेश आने वाला ये वाक़या इस तर्ज का तीसरा वाक़या है। इन तीनों वाक़यात में तकरीबन 38 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं, जबकि तकरीबन पिछले 1 साल के दौरान बसों को रोककर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिरों के कत्ल के 4 बड़े वाक़यात में मजमूई तौर पर 48 मासूम शहरी अपनी जान गंवा बैठे। रवां साल 21 मई को बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में बच्चों की स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले में कम अज़ कम 10 बच्चे जाँ बहक हो गए थे, जबकि मार्च में कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को कालादम बलोच लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों ने हाईजैक कर लिया था, जिसके नतीजे में 30 से ज़्यादा अफराद कत्ल कर दिए गए थे। इन वाक़यात के बाद हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई और इबरतनाक अंजाम को पहुँचाने जैसे दावे किए गए, ताहम उसके बाद भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में कमी नहीं आ सकी है और कल फिर एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जबकि साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में तकरीबन 200 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस तशवीशनाक सूरत हाल पर बात करते हैं माहिर सिक्योरिटी उमूर आमिर राना हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान में पे दर पे दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद हुकूमत के दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों के ऐलानात के बावजूद दहशतगर्द कार्रवाइयों में खातिर खा कमी ताहाल नहीं आ पाई है। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ रोक क्यों नहीं पाए हैं? आपकी नज़र में इन कार्रवाइयों को रोकने में किस रुकावट या मुश्किल का सामना है? देखिए, ये तो ऑपरेशनल नौयत के सवालात हैं और ये चूंकि एक जंग की कैफियत है, काउंटर इंसर्जेंसी जो है तकरीबन एक कन्वेंशनल वॉरफेयर की तरीन की एक शक्ल है और उसमें जो है दुश्मन भी जाहिर है कि उसकी स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स जो चेंज होते रहते हैं। इस मरतबा जो वाक़या हुआ है वो पश्तून एरिया में हुआ है, जिसके बारे में बहुत कम ज़हन के अंदर ख्याल जाता है कि कोई लोकेशंस को चेंज करेंगे और टारगेट बहरहाल जो है वो एक वही रहेगा जिसको मकसूद काफ़ी अरसे से वो टारगेट करते आ रहे हैं। तो एक जंग है जिसके अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड
ऑपरेशन हो रहे हैं वो भी सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन एक बड़ा वाकया जो है वो बाकी जो चीज़ें चल रही होती हैं शायद उनकी तरफ से तवज्जो हटा देता है। बहरहाल ये सूरत हाल यकीनन सवाल तो आता है जहन के अंदर कि फिर रियासत की पॉलिसी क्या है, इतनी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्यों नहीं है। तो जाहिर है कि उसके ऊपर काम हो रहा होगा। एक कंपोनेंट जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि वो जो कंप्लीमेंट करता है आपके ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी को, वो होती है इंसर्जेंसी में आपका पॉलिटिकल कंपोनेंट। वो शुरू से मुसलसल लोग कह रहे हैं कि वो उसकी तरफ तवज्जो दीजिए, लेकिन रियासत जो है और ख़ास तौर के ऊपर बलूचिस्तान की हुकूमत दावे करती है कि हाँ हम इंगेज करना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक किसी भी किस्म का सियासी अमल, कोई डायलॉग अभी शुरू नहीं हुआ बलूचिस्तान में। अच्छा आमिर साहब, अक्सर देखा गया है बलूचिस्तान में बसों से मुसाफिरों को उतार कर कत्ल करने जैसे वाक़यात की जब तफसीलात सामने आती हैं तो ये पता चलता है कि मुसल्लह अफराद बाकायदा कौमी शाहराह पर नाकाबंदी करते हैं, काफ़ी देर तक कौमी शाहराह जैसी अहम सड़क ब्लॉक करते हैं और आज़ादी से मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक कर के उन्हें निशाना बनाया जाता है। क्या दहशतगर्दों की ऐसी आज़ादाना कार्रवाइयाँ सूबे में रियासती रिट पर जो सवालिया निशान नहीं है? बिल्कुल सवाल तो है, लेकिन उसमें हमने कहा कि ये जंगी सूरत हाल है और जो दहशतगर्द हैं उनका तो नुक्ता नज़र ये है कि वो इसलिए ये सब कुछ करते हैं कि वो उनको लगता है कि ये कोई आम शहरी नहीं है बल्कि ये कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये कई मरतबा गलत साबित हो चुका है कि ये आम शहरी हैं जिनका ताल्लुक पंजाब के, साउथ पंजाब के, इवन के बलोच एथनिक ग्रुप से हैं। लेकिन ब्रॉडर स्ट्रेटेजी को, उनकी हिकमत अमली को समझने की ज़रूरत है। जब ख़ास तौर के ऊपर एक नस्ली गिरोह के ऊपर टारगेट किया जाता है तो वो उसको एक शनाख्त की और नस्ली जंग जो है वो उसको पोर्ट्रे करना चाहते हैं और यही जो है वो दहशतगर्द इस वक्त चाहते हैं और इसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी है। उसमें रियासत का जो रद्द अमल है वो थोड़ा सा नैरेटिव लेवल के ऊपर मोहतात होना चाहिए। ये ना हो कि वो जो दुश्मन है उसके आप नैरेटिव के उसके ट्रैप के अंदर आ जाएं। जैसे ही जाहिर है कि ये अलमनाक वाकयात होते हैं जिसमें पंजाब के आईडी कार्ड रखने वालों को या केपी प्रोविंस के लोगों को जो है टारगेट किया जाता है, तो एकदम से सोशल मीडिया और इवन के बाज़ दफ़ा जो है हमारे ऑफिशियल्स जो अकाउंट्स हैं वो भी इस तरह की चीज़ कर रहे होते हैं कि वो लोग कह रहे होते हैं कि जी ये आप इसकी मजम्मत क्यों नहीं करते, आप ये पंजाबियों की मतलब ट्यून करते, तो उससे वो इंटेंसिफाई होती है। असल में तो रियासत ने इसी प्रोपेगेंडे को और उनकी इसी हिकमत अमली को नाकाम करना है। जब आप उनके इस नैरेटिव को नाकाम करेंगे तो जाहिर है कि उस पर असरात उनके ऑपरेशन स्ट्रेटजीज के ऊपर भी होंगे। वो फिर उनके लिए शायद इतना बहुत मुश्किल होगा ये फैसला करना कि किसी आम शहरी को किसी भी इलाके से ताल्लुक रखता हो, सूबे से ताल्लुक रखता हो, उसको टारगेट किया जाए। अच्छा आमिर साहब, आपने बात की पॉलिटिकल कंपोनेंट की, उस पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन एक अहम फैक्टर जो है इसे हम फितनतुल हिंदुस्तान की कार्रवाई करार देते हैं। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो ऐसी कार्रवाइयों के लिए इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करता है और फिर स्ट्रक करता है, निशाना बनाता है। तो उसे इन दहशतगर्दों को, उसकी जो प्रॉक्सीज हैं उसे तो हम निशाना बनाएंगे, फितनतुल हिंदुस्तान को तो हम पकड़ेंगे काउंटर इंटेलिजेंस के जरिए, लेकिन कैसे रोका जाए भारत को इन सारी कार्रवाइयों से? देखिए, पाकिस्तान जो है वो सफारती सतह के ऊपर उसका जो नैरेटिव है बड़ा पिछले कुछ महीनों से बड़ी कामयाबी से उसने स्पेस बनाई है अपनी, और इंडिया को खासा एक मुज़ाहिमत का सामना है। तो ये तो हमें पता है कि इंसर्जेंसी कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके एक्सटर्नल सपोर्ट या उसके बेसिस ना हो, वो तो है। लेकिन उसको कैसे काउंटर करें? जितने भी अभी तक 26 जो हालिया 13-14 साल के अंदर जो इंसर्जेंसीज को काउंटर किया गया वो बहरहाल हुई ख़त्म डायलॉग से और पॉलिटिकल जो आपका प्रोसेस है उसी से हुई है, और उसी से आप जो है वो एक्सटर्नल सपोर्ट को वीक करते हैं। और कई सूरतों के अंदर जो है वो आप, अगर आपकी सफारती कोशिशें कामयाब हो और तो वो फिर ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान का जो 70s का बलूचिस्तान में ऑपरेशन था वो एक कामयाब काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन था। उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के अपनी जगह पे, लेकिन उस वक्त
اس لیے کامیاب ہوا کہ ایران کا بارڈر محفوظ تھا، بلکہ ایران سے پاکستان کو سپورٹ حاصل تھی اس انسرجنسی کے اندر۔ افغانستان کا بارڈر بے شک پورس تھا، لیکن چونکہ وہاں پہ ایک ایسی لیفٹ کی حکومت تھی، کمیونسٹ رجیم تھی، جس کا ہمارے ساتھ ایک نظریاتی اختلاف تھا، اور بارڈر کی صورتحال اتنی زیادہ آسان نہیں تھی لوگوں کے لیے، انسرجنس کے لیے، کہ وہ کامیاب ہو پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دو ہمسائے بڑے کرٹیکل ہیں بلوچستان میں کسی بھی آپریشنل کامیابی کے لیے، وہ ہے ایران اور افغانستان۔ اور پولیٹیکل کامیابی کے لیے آپ کو بلوچستان کے ہر اس آدمی کو انگیج کرنا پڑے گا، خواہ وہ مولوی ہے، وکیل ہے، سیاستدان ہے، طالب علم ہے، جو ابھی بھی کانسٹیٹیوشنلزم کے اوپر بلیو کرتا ہے اور اسی کی ڈومین میں مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے۔ یہ صبر آزما ایک پروسیس ہوگا، وقت لینے والا ایک پروسیس ہوگا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر آج سٹارٹ کیا جائے تو جلد اس کا پھل آنا شروع ہوگا؟ دیکھیے، یہ پھر میں آپ کو بتاؤں، ذرا تھوڑی سی بات ایکیڈیمک ہو رہی ہے، لیکن تھوڑا سا کھول کے بات کریں گے تو وہ آسان ہو جائے گی۔ جو کم سے کم دورانیہ کی انسرجنسی ہوتی ہے وہ 7 سے 11 سال کی ہوتی ہے، اور اس کو بھی، اس کے تدارک کے اندر بھی آپ کو 3 سے 4 سال کا جو ہے ایک ٹائم چاہیے۔ لیکن جو اس سے پرانی انسرجنسیز ہو جائیں، اور دنیا میں اس وقت جو ہے 50 سال پرانی، 70 سال پرانی، 90 سال پرانی انسرجنسیز ابھی بھی دنیا کے مختلف حصوں میں چل رہی ہیں، اس لیے کہ جب اس ٹائم فریم سے نکلنے ہیں تو پھر آپ کو سولوشنز بھی، پروسیسز بھی اتنے لمبے چاہیے۔ مثلا میں آپ کو ایک حالیہ مثال دوں کہ پچھلے سال جون میں کولمبیا کے اندر جو ہے وہ حکومت کا اور باغیوں کا جو ہے سیز فائر ہوا، اور سیز فائر پہ بات جو ہے 2018 میں شروع ہوئی۔ تو آپ اس کو یہ دیکھیے کہ جو عارضی طور پہ سیز فائر ہے اس تک پہنچنے کے لیے بھی بعض دفعہ لگ جاتا ہے، اور پاکستان کے پاس ابھی اپرچونٹی ہے کہ اس کو افیکٹولی اس کو کرے، کیونکہ ہمارے لیے جو جیو پالیٹکس ہے اس وقت بڑی کنڈیوسیو ہے پاکستان کے لیے، اس میں ہمارا یہ کٹھن جو راستہ ہے آسان ہو سکتا ہے۔